Hello everyone, welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative. Currently with me, Rahul. The Dimension Factory का 14th डे है। उसके साथ साथ आई एम थिंकिंग कि आज ना मैं आपको सिखाऊं कि कैसे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में रिसेंट जो न्यूज़ होते हैं उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर मेंस एनरिचमेंट। तो इसी को लेकर आई हैव गिवन यू गाइज अ टास्क। जो हमारा ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। मोस्ट ऑफ यू नो दिस। एंड वो ग्रुप का जो अगर आप नए हो तो उस ग्रुप का लिंक जो है ना, इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के सेकंड जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके उस ग्रुप पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो, जहाँ पे कल सबसे ज़्यादा कॉपीज सबमिट हुई। हमारा इनिशिएटिव अभी नया है तो सबसे ज़्यादा कॉपी सबमिट हुई। आई एम थिंक 52 प्लस कॉपीज सबमिट हुई है एंड मैंने ऑलमोस्ट 5 कॉपीज को रिव्यू किया था एंड बाकी कॉपीज को भी मैं आज रिव्यू करूंगा एंड आज के भी आंसर्स बच्चे जो है वो सबमिट कर सकते हैं 7 to 9 PM। तो उसी ग्रुप पे मैंने अभी मॉर्निंग में दिया था आप लोगों को एक तरह का टास्क एंड इस टास्क में आपको जो रिसेंट एग्जाम्पल है, जो डेप्यूटी सीएम है ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने आईपीएस ऑफिसर को रिब्यूक किया, मतलब एक तरह से फटकारा, डांट लगाया जो ड्यूटी पे थी। ओके, तो इस इंसिडेंट को कैसे हम एथिक्स के लिए यूज कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में, या कैसे हम एसए के लिए कर सकते हैं, कैसे और इसको एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपर्ली जो कीवर्ड्स हैं एथिक्स में, तो वो आज मैं सिखाऊंगा आपको। फर्स्ट थिंग यही करेंगे, देन वी विल गो टू द डायमेंशन फैक्ट्री जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जो भी होगा मेरे साइड से वैल्यू एडिशन वो मैं बता दूंगा। देन एंड टॉपर्स की कॉपीज तो देखेंगे ही, एंड देन जो न्यूज आर्टिकल्स है आज का इंपॉर्टेंट। एंड मैंने आज एक और अच्छा काम किया है कि आई हैव डिसाइडेड कि अब प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको मैं प्रॉपर्ली इंक्लूड करूंगा, ठीक है। एंड आपको ना आज मैंने स्पेशली क्विज के लिए क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, ये पीवाईक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं एंड नंबर दे दिया है। 5 क्वेश्चन हैं इन आर्टिकल्स से जो पूछे गए हैं, मतलब रेलिवेंट है, और आपको मैं इसे प्रिपेयर कर दूंगा कि ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, तो प्रीलिम्स को भी और ज्यादा ही अच्छे वे में हम कोशिश करेंगे कवर करने का, साथ साथ मेंस का तो हम कर ही रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या दिया था मैंने, जिन लोगों को नहीं पता है क्या दिया था। सबसे पहले बताना कि कोर इश्यूज कौन से हैं सिविल सर्विस के यहाँ स्टेक पर, और दूसरा मैंने बोला था कि एथिकल कंसर्न्स क्या है। साथ में मैं वैल्यू एडिशन भी करवाऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हो अपने इस केस स्टडी में जो मैंने दिया है इस इंसिडेंट के बेसिस पर, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, पहले हम देख लेते हैं इंसिडेंट क्या होगा। तो अंजना कृष्णा इज द सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, सोलापुर की। एंड ये जो इलीगल माइनिंग है सोलापुर में बहुत होती है, तो ये फील्ड जो है विजिट इन्होंने किया, कंप्लेंट आया था उसके बेसिस पर। एंड सी गॉट द फोन कॉल ऑफ डेप्यूटी सीएम। आई विल एडवाइस यू ऑल कि किसी का नाम लिए बिना हम इंटेलिजेंटली क्या करेंगे, डेजिग्नेशन पे मतलब जोर देंगे, ठीक है। हमें पॉलिटिकल नहीं साइड लेना है, बट हमें बताना है कि क्यों जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए या इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम नाम ना ले, बेटर हो, जितना कम हो सके नाम ना लो। आप अगर GS 1 2 3 4 या अपने एथिक्स या ऐसे में भी जो ऐसे इंसिडेंट या ऐसे सिचुएशंस आएंगे ना, अवॉइड करना किसी का नाम लेने से, ठीक है। पीएम सीएम इस तरीके से आप कर सकते हो, लीडर ऑफ अपोजिशन कर सकते हो, अपोजिशन पार्टीज के मतलब कि अगर वो या जो गवर्नमेंट में है पार्टीज, उसका बिना नाम लिए ऐसे बोल सकते हो स्मार्टली, तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये ना न्यूट्रल है, जितना न्यूट्रल दिखाओ उतना बेटर है। तो उन्होंने इस रिव्यू किया, फटकार लगाया, ठीक है, कि जो फील्ड इंस्पेक्शन मैम कर रही थी इस चीज पे, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया और ये बहुत बड़ा न्यूज बन गया। तो इसी पे सफाई दी है डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र ने कि माय अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू सर्टेन वीडियो सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग इन माय इंटरेक्शन विद पुलिस ऑफिशियल्स इन सोलापुर। लेट मी स्टेट क्लियरली दैट माय इंटेंशन वाज not to interfere with the law enforcement but to ensure that the situation on the ground remained calm and did not escalate। ये इनका कहना है इस पूरे मामले पर, ठीक है। एंड देन जो रूलिंग पार्टी के, तो ये डेप्यूटी सीएम हो गए जो पार्टीज रूलिंग में है महाराष्ट्र में, तो अपोनेंट पार्टी के जो बड़े लीडर है, एमपी हैं, उन्होंने बोला कि ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल इंटिमिडेशन टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ इंडिया और आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये बोला, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। हमारा क्या काम था, आप लोगों को क्या मैंने दिया ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, बताना है आपको कि कौन से कोर वैल्यूज सिविल सर्विस के स्टेक पर हैं। पहला है इंटेग्रिटी, कैसे एक्सप्लेन करना है। ऑफिसर अपहोल्ड, पता नहीं इंटेग्रिटी क्या होता है, कि आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो और जो बोल रहे हो और वही कर रहे हो, उसको बोलते हैं, इन तीनों अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर अपहोल्डिंग द लॉ अगेंस्ट इलीगल एंड सैंड माइनिंग डिस्पाइट पॉलिटिकल रिव्यूक, ठीक है। एक तरह से वो जो काम करना चाह रही है उसमें रुकावट आ रही है फ्रॉम द पॉलिटिकल जो है लीडरशिप की तरफ से। फटकार लगाना मतलब उनको एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं, नॉट डायरेक्टली, अभी तो पूरा इंसिडेंट समझ में आएगा क्या है एग्जैक्टली, लेकिन अभी के लिए यही कह सकते हैं कि उनको एक तरह से रोका जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है कि वो लॉ जो इन्फोर्स कर रही है फील्ड पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर। देन द सेकंड कीवर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी या इम्पार्शियलिटी। यहाँ भी इस एग्जांपल को हम यूज कर सकते हैं कि एक्शन टेकन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड लॉ नॉट पॉलिटिकल कन्वीनियंस। ये लेनी चाहिए हमें, मतलब एक सिविल सर्वेंट को इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए लॉ या फैक्ट्स पे, ठीक है। अगर वो टूटेगा तो वो इसके खिलाफ एक्शन लेगा, जांच करेगा, ना कि क्या बोल रहा है पॉलिटिकल क्लास आपको, ठीक है। देन वी हैव करेज भी दिखाना है, करेज जो आप सर्विस कर रहे हो उसको लेकर करेज दिखाओगे, करेज ऑफ कन्विक्शन है ना इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग फर्म इन द फेस ऑफ इंटिमिडेशन, जो डराया जा रहा है ना उससे आपको बचना है।
देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग इलीगल माइनिंग इज चेक्ड एंड रूल। ये है ना, इलीगल माइनिंग क्या है, बहुत एस्पेक्ट में खराब है, इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंट को, लोगों के लाइफ को। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे काम करते हैं या अकाउंटेबल है, मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी या जो इन्वॉल्व है उन्हें सजा देना पड़ेगा। तो ये 4 कोर सिविल सर्विस के वैल्यूज हैं जो अभी स्टेक पे है इस पूरे जो इंसिडेंट है इसमें। देन वी हैव एथिकल कंसर्न्स भी मैंने पूछा था, तो सबसे पहला रूल ऑफ लॉ ही होता है, सो यू नीड टू इंसुलेट लॉ इन्फोर्समेंट फॉर आर्बिट्रेरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसकी जरूरत है, ऐसा बोल रहे हैं, या आप कहे अपने मन से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है बिटवीन लीडर्स डिजायर टू मेंटेन काम एंड द ऑफिसर्स ड्यूटी टू इन्फोर्स द लॉ। ओके, एंड वी हैव देन वैल्यू एडिशन मैंने डाला है। अब ये भी डाला था केस के लिए, फिर आई डिसाइडेड कि केस स्टडी प्रॉपर देता हूँ, बच्चे खुद से लिखेंगे तो इट विल बी बेटर कि वो खुद से एनालाइज करें। ठीक है, वैल्यू एडिशन में बता देता हूँ कि सेकंड एआरसी में क्या बोला गया है, आर्टिकल 30 इस इंसिडेंट रिगार्डिंग क्या बोला गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कहना है। तो सेकंड एआरसी में बोला गया कि स्ट्रांगली रिकमेंड इंसुलेटिंग सिविल सर्विसेज फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये सब लिख लेना है बेटा, आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप अपने आंसर में डालोगे ना तो वैल्यू बढ़ जाती है आंसर की। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, क्या है कि ये कहता है कि सेफगार्ड करता है सिविल सर्वेंट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रिमूवल जो होती है या डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है। ठीक है, देन वी हैव सरदार पटेल ने क्या कहा कि स्टिल फ्रेम कहा था सिविल सर्विस को इंडिया का। ठीक है, एंड अंडरमाइनिंग देयर रोल इन अपहोल्डिंग न्यूट्रलिटी, इंपार्शियलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इवन अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे ना, या इस तरह से सीधा क्वेश्चन कोर्ट बेस्ड आ गया, ठीक है, इस तरह के जो डिलीमाज होते हैं सिविल सर्वेंट के लिए, क्या करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ लॉ इन्फोर्स करना चाहिए या पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने जो पॉइंट्स रखेंगे, अपनी जो आपका ओपिनियन रखोगे, तो इन चीज़ों से बैकिंग करनी है। एक तो गवर्नमेंट ने जो एआरसी बनाती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर, देन उसने क्या कहा, उसने क्या रिकमेंडेशन दिया, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बारे में हमें बात करना है, देन वी हैव सरदार पटेल ने क्या कहा था। इन तीनों को अगर हम यूज करेंगे तो कितना बेहतर होगा। तो इस पूरे एनालिसिस में, इस पूरे एग्जाम्पल में हमने क्या समझा कि कोर वैल्यूज कौन से स्टेक पे हैं। तो जब ऐसे इंटेग्रिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल मतलब कोई क्वेश्चन आया तो हम ऐसे एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन हुआ था जो रियल लाइफ है, प्रॉपर मतलब कि न्यूज का पार्ट रहा है, डिबेट डिस्कशन का पार्ट रहा है, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसे भी पता होगा। ठीक है, देखेगा कि रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिविटी, देन वी हैव करेज ऑफ कन्विक्शन, एंड देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी, और एथिकल कंसर्न्स की भी हमने बात कर ली। ओके, एंड दिस इज द केस स्टडी फॉर दिस सिचुएशन, एंड आप लोगों को ट्राई करना है। मे बी आपको स्ट्रक्चर अभी ना पता होगी कैसे आंसर लिखा जाता है, बट ओके, सो इसमें क्वेश्चन देखना, दिस रेजेस कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल द ऑफिसर वेदर टू कंटिन्यू। अच्छा, इसमें पूरा क्वेश्चन जो है ना ये हमारी टीम की तरफ से ये रह गया है। आई थिंक मैं क्वेश्चन जो है ना आपको ऑफिशियल पीडीएफ जो है जो अपलोड होगा उसमें क्वेश्चन दे दूंगा। मैंने 3 क्वेश्चन डाले थे, कोई इशू नहीं है, आप उस पीडीएफ को देख लेना। पीडीएफ का लिंक कहाँ है ये भी मैं बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो लास्ट लिंक है ना, शेयर मैंने किया है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें मैंने 3 दिए थे क्वेश्चन जो आपको इशू यही है, पहला और दूसरा, एंड द थर्ड वन इज यू नो कि क्या करना चाहिए आगे, व्हाट शुड बी द डिसीजन। तो इस डिसीजन में हम इस वैल्यू एडिशन को यूज करेंगे। फाइन, ठीक है, समझ आ गया। मुझे ये बताना था कि कैसे हम एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने भी सोचा होगा ब्रेनस्टॉर्म क्या होगा, एंड आपकी जो ब्रेनस्टॉर्म की गई है ना, मतलब कि चाहे आपने रिटन फॉर्मेट में किया हो या आप अगर कमेंट सेक्शन में करें तो वो तो मैं देखता ही हूँ। अगर रिटन फॉर्मेट में किया है तो आप शेयर कर देना 7 to 9 PM इसको भी अपने आंसर के साथ, आज के आंसर के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं द डायमेंशन फैक्ट्री, 14th डे है। ओके, लेट अस स्टार्ट। आ जाते हैं, क्विक रिकैप दे देता हूँ क्वेश्चन का। हमें वेरिएबिलिटी ऑफ इंडियन मॉनसून कोर टॉपिक है। ओके, अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सा फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है, और इसको हमने मल्टीपल अप्रोचेज में कल ही देख लिया था। मैम की कॉपी भी देख ली थी, मुदिता बंसल मैम, जिन्होंने अपने आंसर, जिनके आंसर हम यूज करें AIR 44 2024। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज इसका मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट डिस्कस करने बोल रहा है। ओके, क्या हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट। अब देखो ये हमें करना है, देन हम कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड आपको जो भी लिखना है इस हिसाब से, क्योंकि वेरिएबिलिटी की वजह से ना इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, तो उसको कैसे हमें फ्यूचरिस्टिक वे में दिखाना है कि उससे हम कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री। और यहाँ पे इंडियन मॉनसून की बात हो रही है, स्पेसिफिकली इंडिया की बात हो रही है। ओके, तो पहले बात तो वेरिएबिलिटी, मैंने जो कल क्वेश्चन देखा तो इंट्रोडक्शन में ना बहुत बच्चों ने जो वेरिएबिलिटी पार्ट है ना इस पे जोर नहीं दिया है, बस डेटा दे दिया, डेफिनेशन दे दिया और निकल गए बॉडी की तरफ। तो आप लोगों ने अगर वीडियो ये ग्रुप पर नहीं हो तो गो देयर, एंड मैंने प्रॉपर वॉइस नोट बना के बच्चों को कॉपी देख के, उनकी कॉपी देख के बताया कि क्या करना चाहिए। सो वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, अनइवन। वेरिएबल मतलब क्या, अनइवन है। ठीक है, एक जैसा नहीं है। जो ऑनसेट होता है, इंटेंसिटी होती है मानसून, वो एक जैसा नहीं होता है। अब वेरिएबिलिटी 3 तरह से हो सकता है कि एक तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई नहीं, ड्राउट। एक हो गया कि एवरेज हुआ,
एक और मैं इंक्लूड कर देता हूँ, एबव एवरेज, ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड द थर्ड इज, दो एक्सट्रीम है, ड्राउट या फ्लड, इसकी वजह से, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम चीज़ें हैं। और वेरिएबिलिटी में अगर हम सोचे तो देखो, जो जिस तरह से एवरेज रेनफॉल होती है ना, वो नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो ये दो चीजें भी ध्यान में रखना है, एवरेज एंड एबव एवरेज जो रेनफॉल हुई है इंडियन मॉनसून की वजह से, एंड दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट। देखो इंपैक्ट कैसे होते हैं ये बताओ मुझे, ब्रेनस्टॉर्म करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप ये देख रहे हो, इंपैक्ट कैसे होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही होगा ना। और मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पे क्या मतलब है कि मल्टीपल मतलब डायमेंशन कह लो, एस्पेक्ट में आपको चीजों को शो करनी है। हाँ यही होगा ना, सिंपल है ना। अब मैंने इन दोनों कीवर्ड्स को तोड़ा है। अब बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर कैसे लिखेंगे, मोस्टली क्या करते हैं, व्हाट दे विल डू कि दे विल स्टार्ट विद द नेगेटिव इंपैक्ट ओनली, एंड उसको मल्टी डायमेंशनली, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल या कल्चरल या पॉलिटिकल, इन एस्पेक्ट्स में ब्रेक कर देंगे। यही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पे बोला इंपैक्ट, तो इंपैक्ट दोनों तरह से होते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे होगा। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एबव एवरेज भी हो सकता है ना वेरिएबिलिटी में। और जब एबव एवरेज रेनफॉल हुआ, जस्ट सपोज पंजाब एक रीजन है जहां पे एवरेज रेनफॉल जो है बहुत कम होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एंड एबव एवरेज अगर हो जाए, नॉट सेइंग कि फ्लड ही आ जाए, आई एम सेइंग एबव एवरेज अगर हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वहां की जो फसल होती है या पानी जो है बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट ग्राउंड वाटर को किया जाता है, तो क्या उसके लिए फायदा नहीं होगा। तो अच्छा इंपैक्ट भी तो हो सकता है ना वेरिएबिलिटी की वजह से। पहली बात, वेरिएबिलिटी की वजह से एबव एवरेज रेनफॉल हो सकता है, यस नो, यस। एंड अगर वो हो सकता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है ना। क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट, एक बार ओवरऑल सोचता हूं मैं, क्या क्या हो सकता है कि ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि एग्रीकल्चरल सरप्लस आएगा, क्योंकि आप जो है ग्राउंड वाटर से डिपेंडेंट नहीं हो, एंड आपको अलग से पानी, मतलब कि रेनफेड जो क्रॉप्स होते हैं उनको मिल रहा है, जितना चाहिए वो इधर से ही मिल रहा है, मतलब बारिश के थ्रू ही मिल रहा है, तो फिर उसको जरूरत नहीं है, तो सरप्लस होने के भी चांसेस हैं। नॉट सेइंग कि फ्लड पे पहुंचना है, ठीक है। अब नेगेटिव इंपैक्ट मेजरली क्या आएगा, ड्राउट आएगा, फ्लड आएगा, क्रॉप लॉस होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज मैं कहूंगा कि जब आप मल्टीपल डायमेंशंस में ब्रेक करोगे ना इस क्वेश्चन को, आंसर को, तो डेफिनेटली जहां जहां आपको लगे पॉजिटिव इंपैक्ट देना है, पैरेलली वो भी देते जाओ। मेनली बात करना है नेगेटिव इंपैक्ट पे ही, अनडाउटेडली, और मैं अभी दिखाता हूं कैसे। बट आपको ना जहां लगे पैरेलली इंपैक्ट का मतलब दोनों तरह से हो सकता है, वो भी दिखाना है, ठीक है। सो लेट अस डू इट। तो मल्टी डायमेंशनल जो है ना इंपैक्ट लिख देंगे हम सीधा, जो हेडिंग है, एंड स्टार्ट करते हैं हम। सबसे ज्यादा बारिश जो है इंपैक्ट किस इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ही हम करेंगे ना। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक में हम क्या सोचेंगे, एग्रीकल्चर। अगर आपके पास कोई डेटा है कि एग्रीकल्चर में हम कितना डिपेंडेंट है रेनफेड क्रॉप्स पे, हमारा एग्रीकल्चर आई थिंक 60% के आसपास है, आप लोग एक्यूरेट डेटा बता देना। अब एग्रीकल्चर में ना बहुत सारी चीजें टूटेंगी। एक तो आप नेगेटिव इंपैक्ट को दिखा दो जो कि मेजर है, एंड देन पॉजिटिव इंपैक्ट को दिखा दो, थोड़ा बहुत है, जो थोड़ा बहुत है बट दिखाना, पैरेलली ही चलना एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, जस्ट सोचते जाओ, खोलो अपना दिमाग, सोचने की क्षमता जो है। तो जस्ट सपोज कि दो एक्सट्रीम कंडीशंस आ गए, नेगेटिव इंपैक्ट में क्या आएगा, एक ड्राउट आ गया और दूसरा फ्लड आ गया। क्या क्या होगा बताओ, ड्राउट में क्या होगा, ड्राउट से क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी, ओके। फ्लड से क्या होगा, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाएगा। पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में बात कर चुका हूं, एवब अगर एवरेज रेनफॉल आ रहा है तो उसका क्या फायदा है आपको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से कितनी चीजें निकलेंगी अभी मैं दिखाता हूं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही, अभी देखिए आप, ठीक है। अब देखो सेकेंड थिंग इज, इससे फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम, मतलब फूड सिक्योरिटी को अलग देख सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक में नहीं डाल सकता हूं, सेपरेटली अगर मैं देखूं तो इसको सोशल में डाल सकता हूं, बट अभी इसको छोड़ देते हैं, फूड सिक्योरिटी को अभी छोड़ देते हैं, हम सोशल में देखेंगे। इकोनॉमिक में मैं ये कह रहा था कि एग्रीकल्चर जो है वो जैसे हमारी इकोनॉमी जो है ना डिमांड ड्राइवन है, एंड डिमांड जो है मेजरली रूरल एरियाज के डिमांड पे डिपेंड करता है। तो अगर फसल में जो इस तरह से लॉस हुआ तो उससे क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक ड्राइवन जो इकोनॉमी है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जाएगा। तो एक तो ये हुआ, ये एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड है। बी में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर दी, या जो डिमांड ड्राइवन जो है डोमेस्टिक डिमांड ड्राइवन ग्रोथ है उसकी बात कर दी। फिर हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइजर की, टेक्सटाइल की, या और कुछ है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, फिशरीज, एक्वाकल्चर कह सकते हैं, मतलब बारिश पे डिपेंड करता है, मानसून पे डिपेंड करता है। अब ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, अगर फ्लड आया, ड्रॉट आया तो इससे क्या होगा, इस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और फर्टिलाइजर टेक्सटाइल क्या है, लिंक्ड है एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ा तो इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये इंडस्ट्री का लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा नेगेटिव इंपैक्ट में, ठीक है।
देन एक मिनट, इसको भी हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। सो हम इकोनॉमिक में बात कर रहे थे, एग्री से हमने इकोनॉमिक शुरू किया, एग्री से ही मल्टीपल चीज़ें निकली, फिर हमने ग्रोथ की बात करी, डिमांड ड्राइवन ग्रोथ, फिर हमने बात की है जो लिंक्ड एग्री लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेनली, ठीक है। एंड हम एक चीज़ और यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहो तो, कि एनर्जी सिक्योरिटी, अगर ड्राउट आया जस्ट सपोज, तो हाइड्रो पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पंजाब जैसे रीजन में जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे अगर बारिश अच्छी हुई तो हाइड्रो पावर की जो कैपेसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, वो बढ़ जाएगी, तो ये भी है। बट मेजरली एनर्जी नेगेटिव पे हम बात जब कर रहे हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कोल का डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि हाइड्रो पावर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम हो गया, ठीक है। ये इकोनॉमिक हुआ। दूसरा हम आते हैं डायरेक्टली सोशल पे। सबसे पहला सोशल में हम ये कर सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट जो फूड सिक्योरिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम बात कर सकते हैं कि रूरल डिस्ट्रेस पे बात कर सकते हैं कि रूरल इकोनॉमिक पे जो इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मल्टीपल इम्पैक्ट्स पड़ेगा। मल्टीपल इम्पैक्ट क्या है कि फार्मर्स पे जो लाइवलीहुड है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो ये सोसाइटी का पार्ट है। देन वी कैन सी कि माइग्रेशन बढ़ जाता है रूरल से अर्बन की ओर, डिस्ट्रेस अगर आता है तो मानसून की वजह से, ठीक है। फिर हम हेल्थ की बात कर सकते हैं सोशल में, दो तरह से बात कर सकते हैं। जैसे बहुत बारिश हुई तो मलेरिया एंड कोलरा जैसे बीमारी, मतलब फ्लड वगैरह आया तो ये हो सकता है, और बारिश बहुत नहीं हुई तो फूड सिक्योरिटी का इशू आएगा, एंड देन मेल न्यूट्रिशन जैसी चीजें होंगी, ठीक है। हेल्थ की बात कर लिया। फिर हम एनवायरनमेंट पे तीसरा एस्पेक्ट पे आ सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कैसे देख सकते हो कि एक तरफ तो फ्लड अगर आता है तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, जैसे बायोडाइवर्सिटी है ना, तो डिस्प्लेस हो जाते हैं। अभी देखते होगे ना वीडियोस में कि गाय भैंस ये उनके साथ साथ जो एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उनकी हैबिटेट लॉस होने की डर रहती है। या फॉरेस्ट जो रीजनरेट करता है उसका भी इशू आता है, ड्राउट अगर आ गया तो। फ्लड एंड ड्राउट से हम देख सकते हैं, उस लेंथ से हम देख सकते हैं चीजों को, ओके। एंड सर यहाँ भी पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, अगर सरप्लस बारिश हुई तो ग्रीनरी बढ़ेगी। जस्ट पंजाब का एग्जांपल ले लो, नॉर्थ वेस्ट का, कि फ्लड नहीं आया बट सरप्लस हुआ तो उसका फायदा मिलता है एनवायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। चौथा एस्पेक्ट हम कल्चर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि कल्चरली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि कुछ फेस्टिवल्स है ना वो डिपेंड करता है ये मानसून से लिंक्ड फेस्टिवल्स, जैसे ओनम कल था ना, ओनम, एंड देन वी हैव तीज जैसे फेस्टिवल, ठीक है, तो वो एक कल्चरल रिदम के लिए इंपॉर्टेंट है मानसून। ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी पांचवा में डाल सकता हूँ कि जैसे डिस्ट्रेस आया तो क्या होता है, लोन माफी, देन एमएसपी को लेकर सरकार और ज्यादा मतलब सजग हो जाती है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और सरप्लस हुआ तो उसका फायदा। तो मैंने इसे एक तरह से पेस्टल अप्रोच में ब्रेक किया, आपको मेजरली चीजें समझ आ गई। इसे मैंने पेस्टल अप्रोच में अभी चीजों को लिंक किया। आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हम इसको और भी अप्रोचेस से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्टोरियल अप्रोच से कर सकते हैं, इम्पैक्ट को हम दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर है, जैसे क्या है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैसे भी शो कर सकते हैं, या हम शो कर सकते हैं टूरिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी शो कर सकते हैं, या हम ये दिखा सकते, सॉरी टूरिज्म में कह रहा हूँ, टूरिज्म तो सर्विस में आएगा ना, फिशरीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या लाइफ स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर में, ऐसे देख सकते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पे, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंपैक्टेड होगा अगर खराब होता है, देन सप्लाई चेन को हम शो कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते थे उस वाले में, देखो ना कितना खुल रहा है। देन मतलब ऐसे शो कर दिया सेक्टोरियल में। या दूसरा रीजन वाइज भी हम इंडिया में, क्योंकि इंडियन मानसून की बात हो रही है तो हर रीजन को हम शो कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए मैप हम और ऐड कर सकते हैं कि जैसे मराठवाड़ा रीजन है या विदर्भ रीजन है वो ड्राउट फेस करता है, और एक तरफ बिहार, ओडिशा, असम, ये सब यहाँ फ्लड आती है, नॉर्थ वेस्ट में वाटर डेफिसिट रहता है, तो ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। या हिमालयन रीजन में क्या होता है, यहाँ पे हमने इकोलॉजी ये सारी चीजें तो डिस्कस की है, बट जो हिमालयन रिसेंट जो लैंडस्लाइड आए हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं ना। देखो कितना कुछ है यार करने के लिए, हम अगर मतलब डेली प्रैक्टिस करें ना तो कितना कुछ खुलता है अपने आप। एंड देन वी हैव कंक्लूजन, ठीक है। तो आप लोग इसको ब्रेनस्टॉर्म करके प्रॉपर आज पूरा आंसर लिख के मुझे भेजोगे। और कंक्लूजन में क्या करोगे, देखो 10 मार्कर है, ज्यादा स्पेस नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ अपने हिसाब से देखियो। तो मैं बता देता हूँ ओवरऑल 3 चीजें को टच करना। पहली बात है, इसमें एक्सप्लेन करने को बोला है, दिखाने को बोला है, डिफाइन करके पूरा प्रोसेस दिखाने को बोला है, ठीक है। अनफोल्ड प्रोसेस को करने को बोला है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई वाज सेइंग कि सबसे पहला पार्ट हम कर सकते हैं कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है तो उस चीज को एक्नॉलेज करना है, रिकैप देना है जो हमने शो कर दिया है कंक्लूजन में। फिर सेकंड पार्ट में ये शो कर सकते हैं कि वेरिएबिलिटी से कितना मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट पड़ता है एक एक लाइन में। एंड द थर्ड पार्ट, या बस थर्ड पार्ट भी हम लिख सकते थे कंक्लूजन के बदला, या कंक्लूजन में ही बदले में वे फॉरवर्ड हम लिखते हैं ना, कि जो वेरिएबिलिटी आती है तो उसका मेजरली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट जो एग्रीकल्चर को ना और बना सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। सेकंड थिंग कर सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट को ना और बेटर बना सकते हैं, और डिजास्टर प्रिपेयरनेस को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ये तीनों कर लेंगे तो हम मानसून में जो वेरिएबिलिटी आती है ना उसका बेनिफिट ही उठाएंगे, रादर नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा। तो ये फ्यूचर वाला फ्यूचरिस्टिक
कंक्लूजन में तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये डालना चाहिए कि एक वे फॉरवर्ड का भी काम करेगा और दूसरा कंक्लूजन को कंप्लीट भी करेगा। तो एक क्विक रिकैप कि एक्नॉलेज कर लेना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, देन एक्नॉलेज करने के बाद जो है वे फॉरवर्ड एक तरह से एक लाइन या 2 लाइन में दिखाना। ठीक है, तो ये पूरा ये क्वेश्चन था ये, और मैम की कॉपी हम देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने देखो डायरेक्ट लिख दिया मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट, कीवर्ड उठाया मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट सीधा। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट दिखाया जिसमें कि एग्रीकल्चर इतना रेनफेड है, इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, ओके। देन पेनिनसुलर रिवर्स जो रिचार्ज होती है ना, और साथ में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन वाला एस्पेक्ट इन्होंने टच किया, टूरिज्म टच किया। देन वी हैव सोशल, मतलब एक इकोनॉमिक दिखा दिया जिसमें एग्रीकल्चर को टच किया एंड ट्रांसपोर्टेशन को जो रिवर रिचार्ज होता है उससे यूज किया। फिर देन वी हैव सोशल वाला कि वाटर अवेलेबिलिटी उन्होंने टच किया कि हेल्थ, जो वाटर बॉर्न डिजीज की बात हमने की, कोलरा मलेरिया। एंड फिर सोशल में उन्होंने फेस्टिवल को लाया, तीज जो सेलिब्रेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनसून। एंड द थर्ड थिंग इज पॉवर्टी, जो बढ़ जाती है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। फिर वी हैव डिजास्टर्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स लीड टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे माइग्रेशन की बात हो रही है। डिजास्टर एक बनाया मैम ने अलग से सब डायमेंशन, एंड देन सी ब्राउट दिस थिंग डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माइग्रेशन, जो हम लोग अलग से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज ह्यूमन लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो इंपैक्टेड इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्बन फ्लड्स। यस, ये चीज हमने शायद नहीं टच की है, मैम ने देखो इसको भी टच किया है कि लॉस जो होता है आदमी की जो जान जाती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ पे, इसमें सोसाइटी में ही इंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने सेपरेट डायमेंशन बनाया ह्यूमन के लिए। एंड देन बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये मैम ने दिखा दिया। एंड उन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया कि हेंस न्यूट्रलिटी इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, सॉरी मॉनसून वेरिएबिलिटी इंपैक्ट्स सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ। तो एक सिंपल सा ही कंक्लूजन लिखा, अगेन उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, हम यहाँ पे क्या इंप्रोवाइज कर सकते हैं। मैम ने मेजरली नेगेटिव इंपैक्ट पे बात की है और उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिया है, दैट इज पेस्टल वाला जो होता है इकोनॉमिक सोशल डिजास्टर रिलेटेड, मतलब सब्जेक्ट का कीवर्ड यूज कर लिया GS3 का, एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब एनवायरमेंट से कनेक्ट किया, ह्यूमन लाइफ से, मतलब 5 डायमेंशन उन्होंने दिखा, 1 2 3 4 5, एंड देन कंक्लूड किया। तो यहाँ पे इंप्रोवाइजेशन के लिए मैंने चीजें आपको बता दी है, और अगर एक मैप यहाँ भी हो सकता है, इंडियन मैप दिखा पाओ कि क्या मतलब कि इंपैक्ट पड़ता है, तो वो और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। अगेन हमारे पास अभी टाइम है, इसीलिए मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है, समझ गए, और कंक्लूजन बता दिया कैसे देना है। इसको और ज्यादा सुंदर हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त है, हम सीख सकते हैं और ज्यादा। और देखो मैम की कॉपी में सबसे खूबसूरत मुझे लगता है कि वो ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रही है कितने शब्दों में। और कल भी मैंने कई कॉपी देखे थे बच्चों के जिन्होंने बहुत कम शब्दों में चीजें लिखी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस इनिशियल स्टेज में अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो दैट्स इट। मंडे को हम दूसरे टॉपर को लेंगे, उनकी कॉपी को लेंगे, उनसे सीखेंगे, एंड वी विल ट्राई कि इस डायमेंशन फैक्ट्री का जितना फायदा आपको हो सके वो मैं पहुंचा पाऊँ। आता हूँ आज के इंपॉर्टेंट डेली जो करंट अफेयर्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखेंगे, थोड़ा जहां मेंस का लगेगा वो भी देख लेंगे। पहला है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो ज्वाइन करेंगे ब्राजील लेड ब्रिक्स वर्चुअल समिट, जिसमें डिस्कशन होना है यूएस टैरिफ पर। मतलब कि ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, 10 फुल मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, बहुत जगह आपको इंटरनेट पे 11 मेंबर्स दिखेंगे। आप लोग मतलब कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 11 मेंबर्स की बात की जाती है फुल मेंबर्स की, बट ऐसा है नहीं। और पूरे ब्रिक्स को समझेंगे, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उसको समझेंगे, किस तरह से इवॉल्व हुआ है ब्रिक्स उसको समझेंगे। एंड यू नो कि 2025 में भी एक क्वेश्चन ब्रिक्स पे आया था। अगर देखो पास्ट 10 ईयर्स में प्रीलिम्स में ब्रिक्स पे 3 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, जिसको मैंने आज इंक्लूड किया है। ये 25 का क्वेश्चन है, ये 2015 का है, 2011 का है, आई थिंक 2014 का है, सॉरी इन्होंने मतलब ओके ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस से कि देखते हैं, ये आर्टिकल है, और हाँ ये तुम्हें बताना भूल गया। फिर वी हैव चाइनीज कंपनी बियर बर्न्ट ऑफ जिहादिस्ट स्ट्राइक्स टारगेटिंग मालीज जुंटा। तो अब मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न अफ्रीका है ना, सहेल रीजन, उसमें जो कंट्रीज हैं उसमें जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। उसके आसपास जो है प्लेसेस इन न्यूज, उस पर क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, और मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझेंगे पूरा माली में क्या इशू है, माली रिसोर्स रिच कंट्री है, किन चीजों में इनके पास रिसोर्सेस हैं, एंड देन वी विल कम टू कि एक मैप को यूज करूंगा, दिखाऊंगा और भी चीजें जो मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, वहां का जो जियो पॉलिटिक्स है ये भी समझाऊंगा। ठीक है, तो दोनों द हिंदू में है, पेज नंबर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। देन वी हैव इकोनॉमिक आर्टिकल, और ये 2 टर्म्स को मुझे डिस्कस करना है, REITs एंड इनविट्स कह लो। तो इसका जो है ना टोटल वैल्यूएशन वो 9 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया इन लास्ट 9 ईयर्स, और आगे कितना होगा ये भी मतलब कि उस आर्टिकल में डिस्कस किया गया बाय 2030। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये जो 2 कीवर्ड है ना ये समझना है, और इस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल इज अ न्यू लीफ, ये एडिटोरियल से लिया है मैंने, और एनवायरमेंटल कंपाइलेंस जो नीड्स हैं उसको देखते हुए एक रिफॉर्म किया गया है, नए नए रूल निकालकर कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अब ऑडिटिंग कर सकते हैं। वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। द हिंदू पेज नंबर 6, तो एनवायरमेंट का ये आर्टिकल हो गया। एंड द लास्ट वन इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, तो इसको तो रहने देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट अ ब्राजील लेड ब्रिक्स वर्चुअल समिट ऑन मंडे। वर्चुअल समिट होना है, और आपको भी पता होगा कि ब्राजील 2025 का ब्रिक्स का प्रेसिडेंट मतलब चेयर उससे मिला हुआ है, प्रेसिडेंशियल। ठीक है, 2024 में कौन था? रशिया था। और आपको पता है समिट कहाँ हुआ? कजान में।
रशियन सिटी है कजान। अभी ब्राजील जो है ना उसके पास प्रेसिडेंशिप है। तो जो ब्राजील है इसी चीज को लेकर ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं जो टैरिफ्स लगा रहा है यूएसए, यूनिलैटरल टैरिफ्स कह सकते हो, तो उसी चीज पे डिस्कशन करना चाहता है। तो इंडिया की तरफ से हमारे एस जयशंकर उस वर्चुअल मीट में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। दूसरा, रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन खुद आएंगे। एंड जो बाकी के मेंबर्स हैं ना उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो वो आगे पता चलेगा। So the summit aims to form a common response to US measures and strengthen multilateralism against unilateral economic जो actions USA ने लिया है। And you know कि 2024 में रशिया, 2025 में ब्राजील एंड 2026 में इंडिया के पास चेयर आएगा, ठीक है। तो भारत जो है ना नेक्स्ट ईयर ब्राजील ब्रिक्स समिट को जो है ना भारत में होना है वो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये तो हमें एक कंटेक्स्ट समझ आ गया कि क्या होना है, जो बैकड्रॉप है आपको पता है। और अभी फर्स्ट पेज जो है ना आर्टिकल का उसमें ये भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपको पता हो, कि इंडिया जो है अब चला गया चाइना के, इंडिया एंड रशिया चला गया चाइना के मतलब कि उसका एलाई बन गया, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। मतलब वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। तो सो ब्रिक्स क्या है, तो स्टार्ट पहले ब्रिक्स हुआ था, इसका इवोल्यूशन हम साथ साथ देखेंगे कैसे हुआ है। तो अभी इसका नाम जो पड़ा है ना 5 कंट्रीज के नाम पे, मतलब उसका फर्स्ट लेटर के नाम पे पड़ा है, आपको पता होगा ये, ठीक है। एंड ओरिजिनली इसमें ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था 2006 की अगर बात करो, ओके। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में पार्ट ये फुल मेंबर बनता है। आपको बताना है 2010 जो है ना जब फुल मेंबर बनता है साउथ अफ्रीका, तो वो समिट किस कंट्री में हुआ था ब्रिक का, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देन वी हैव इन 2023 ब्रिक्स एक्सपेंडेड विद न्यू मेंबर्स। अब 2023 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था जोहानिसबर्ग में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पास था चेयर। एंड साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि मतलब कि 5 नए कंट्री को बुलाया कि आप फुल मेंबर बनो। और उनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, पहला इजिप्ट है, ठीक है। अभी 5 थे 2023 में, देखो इवॉल्व कैसे हो रहा है। 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, 4 थे, फिर 5 हुए, देन 5 के बाद 5 और कंट्रीज को इन्वाइट किया गया 2026 में, इजिप्ट, ईरान, सऊदी, देन इथोपिया एंड द लास्ट वन इज यूएई। अब इन 5 कंट्रीज में से ना आई थिंक 6 कंट्री, सॉरी अर्जेंटीना भी है, इनको इन्वाइट किया गया। अब इन 6 में से ना इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड ईरान, इन चारों ने ज्वाइन कर लिया एज अ फुल मेंबर इन 2024, फाइन। बट सऊदी अरब एंड अर्जेंटीना ने तो वहां पे प्रेसिडेंट जो नए आ गए ना, तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं बनना है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया नए, मतलब इलेक्शन के बाद। और सऊदी अरब ना अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया कि क्या करना है। तो 4 नए मेंबर जुड़ गए। सऊदी अरब जो है ना अभी तक इसने रिजेक्ट नहीं किया है, बट अगेन वो फुल मेंबर नहीं है, और इसी की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि 11 मेंबर है कि 10 मेंबर्स हैं। एंड देन वी हैव अर्जेंटीना, उसने तो रिजेक्ट कर दिया। फिर आते हैं हम 2025 में, इंडोनेशिया जो है ना वो बनता है 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अभी 10 मेंबर है, 5 आपको शुरू के पता है, 5 जो है इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, देन वी हैव द ईरान, ये 4 हुए, एंड देन इंडोनेशिया इन 2025, ओके। तो इंडोनेशिया जो है ना 2025 ब्राजील में जो समिट हुआ उसमें मतलब कि ऑफिशियली एज अ मेंबर, फुल मेंबर ज्वाइन करता है। इवोल्यूशन समझ आ गया। अब मैं बताता हूं कि रिप्रेजेंट करता है 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सभी प्रीलिम्स में पूछता है, ये मतलब 5 मेंबर जो नए हैं। एंड वी हैव 25% ग्लोबल जीडीपी का इसका मतलब शेयर है, एंड मेजर चंक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ओके। और चाइना भी है ना साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री तो ब्रिक्स में वही हो जाता है। ओरिजिन जो है मतलब सबसे पहले एक टर्म कॉइन किया गया था गोल्डमैन सैक्स के द्वारा इन 2001, और फॉर्मलाइज होता है 2006 में। पहला जो तब मेंबर बनते हैं 4, एंड साउथ अफ्रीका का हमने बात कर लिया 2010 में, और एक्सपेंड होता है 2023 में, मतलब मेजर एक्सपेंशन ब्रिक्स का 2023 में होता है, और 4 नए कंट्रीज जुड़ते हैं। 2024 वाले में फुल मेंबर बनते हैं, 2025 में इंडोनेशिया 5th मेंबर बनता है, मतलब न्यू मेंबर। वी हैव देन इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन 42% है। नेचर क्या इनफॉर्मल है, कंसेंसस जो है ड्राइवन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, मतलब सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का डिसीजन नहीं है तो ये कोई एक पार्टिकुलर कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। फोकस ऑन रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस एंड प्रमोटिंग मल्टीपोलर ऑर्डर, ठीक है। इसको एज अ थ्रेट, यूएसए अपने आप को इसको एज अ थ्रेट मानता है, क्यों मानता है ये भी हम देखेंगे। तो 2014 में एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन फोर्टालेजा जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, फोर्टालेजा ये भी कर सकते हैं, हाँ। तो ये डिक्लेरेशन में 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया जाता है, ओके। एक है एनडीबी जो कि वर्ल्ड बैंक की तरह काम करेगा। क्या करता है वर्ल्ड बैंक, लोन्स देता है सस्ते दरों पे, और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। वर्ल्ड बैंक की तरह ये काम करेगा। एंड ईच मेंबर हैज इक्वल वोटिंग राइट। 5 मेंबर थे एट दैट टाइम, 5 को इक्वल वोटिंग राइट दी गई थी। देन वी हैव सेकंड जो इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जब फेस करती है ना मेंबर कंट्रीज, तो उन्हें प्रोवाइड कराता है फाइनेंस, जिस तरह से आईएमएफ करता है। अब देखो पैरेलली चाइना एंड दिस ग्रुपिंग क्या कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन यूएसए ने या वेस्ट ने खड़ा किया ना, उसके अगेंस्ट 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन्होंने खड़े कर दिए। इसीलिए यूएसए इसको एज अ थ्रेट देखता है या देखता आ रहा है,
ओके, सो ये 2025 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। आपको अटेम्प्ट करना है 16th ब्रिक्स समिट। मैंने बोला कि 16th ब्रिक्स समिट जो है रसिया में हुआ, कजान में 2024 में, ठीक है। और इंडोनेशिया कब जुड़ा आपको भी पता है, मैंने इवोल्यूशन बता दिया। ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर इस पे क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, आपको सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में। देन फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बारे में भी बात कर ही चुका हूँ। देन वी हैव फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी, मैंने बोल दिया है रशिया में, तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी, एंड उस समय के हिसाब से 2014 के हिसाब से इस क्वेश्चन में साउथ अफ्रीका क्या लास्ट मेंबर है, इस तरह से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तब आते हैं सेकंड आर्टिकल पे, दैट इज चाइनीज कंपनीज बियर द बर्ंट ऑफ जिहादिस्ट स्ट्राइक टारगेटिंग मालीज जुंटा, ठीक है। जुंटा बोलो जनता बोलो, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब पूरा इंसिडेंट बता देता हूं, तब मैं अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो माली में क्या है, माली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, सहेल रीजन में आता है। और हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी को ना जो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासकर सहेल रीजन वाले जो कंट्रीज है ना, या टिपिकली वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका है, उसको अगर देखें तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन फ्रेम करता आ रहा है। 2023 का ये क्वेश्चन है कि चैड, गिनी, माली एंड सूडान इंटरनेशनल अटेंशन में है, क्यों? उसके 4 रीजन हैं। यहाँ आता है न्यूज़पेपर रीडिंग का इंपॉर्टेंस, और इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया। मैंने बोला ना रेलिवेंट चीजें ही पकड़ेंगे, तो वही उसी का एक एग्जाम्पल है। तो क्या है ना, माली में क्या ना लगातार कू हो रहे हैं। माली एक ऐसा कंट्री है जो कि फ्रांस का कॉलोनी रहा है हिस्टोरिकली, ठीक है। एंड जो सहेल रीजन है ना, उसमें अलकायदा और उससे लिंक्ड जो आतंकवादी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्टिव है बहुत, एंड दे वांट सरिया लॉ चाहते हैं और अपने हिसाब से चीजें वो चाहते हैं जिहादिस्ट। और जब फ्रांस कॉलोनी है तो फ्रांस चाहता रहे कि अपना जो है ना प्रॉक्सी वहां बिठा के रखे अपनी कॉलोनीज में, खास करके जैसे जो गरीब कंट्रीज हैं। हर एक मतलब जो कॉलोनियल पावर है वो चाहता रहा है हिस्टोरिकली, अगर देखें पोस्ट इंडिपेंडेंट जो बहुत सारे कंट्रीज को मिला। तो जिहादिस्ट एलाइट जो है ना, जिसका नाम है JNIM, ए ग्रुप फॉर सपोर्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम, हैव लॉन्च रेड्स ऑन मालियन इंडस्ट्रियल साइट्स रन बाय फॉरेन फर्म्स स्पेशली चाइनीज। तो इस पे अटैक कर रहे हैं। तो माली में ना चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। इन चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया है 2009 से 24 तक देखे तो 1.6 बिलियन, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक 137 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल। मुझे क्या दिखाना है कि माली का आप लोकेशन आते हैं, देखो ये सहेल का पार्ट है, माली है, सेनेगल है, गिनी है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज आपको पता है। बुर्किना फासो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूज में था। नाइजर है, नाइजीरिया, बेनाइन, घाना, ये सारी चीजें, अल्जीरिया। तो माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और उसका जो साउथ वेस्टर्न ये जो प्रोविंस है ना, कयस, ये बहुत रिसोर्स रिच है गोल्ड के लिए एंड लिथियम के लिए। तो इस रीजन के लिए बहुत बड़ा फाइट है, और यहीं पे चाइना ने इन्वेस्ट करा है। तो मैंने क्या कहा कि कॉलोनियल जो लेगेसी रही है उसकी वजह से यहाँ पे जो रूलर्स रहे हैं वो कॉलोनियल पावर्स कोशिश करते हैं अपना वहां पे रखें। तो यहाँ पे फ्रांस का इंटरेस्ट था, तो रशिया ने अपने थ्रू, मतलब अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी है डिफेंस वाली, उसके थ्रू कूज करवाए, मतलब कू करने में मदद करवाया, एंड मिलिट्री रूल जो है यहाँ पे लागू हुआ। अब 2 बार कू हो चुका है, 2020 में एंड 2021 में। दिखाता हूँ। One, that its fighters would target all foreign companies that work in Mali, run by the army since back-to-back coups in 20 and 21, as well as any businesses doing public works state without। मतलब ये जो अटैक कर रहे हैं ना, तो जो कू हो रहा है, तो अभी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो कू होने के बाद है, तो उसको भी एक तरह से मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस आर्टिकल का। तो JNIM जो है, जो अलकायदा लिंक्ड जो ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अटैक साइट्स इंक्लूडिंग वन ऑफ द अफ्रीकाज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड लिथियम। मतलब कि यहाँ पे माली की बात हो रही है। 6 of those were run by Chinese firms, ठीक है। Most of them in gold-rich Kayes region. Jihadists abducted at least 11 Chinese citizens in raids. ठीक है, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं लोकेशन समझना था, रिसोर्स रिच है, किस चीज में रिसोर्स रिच है ये देखना है, एंड थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स समझना है। अब 80% जो माली का है ना गोल्ड प्रोड्यूस करता है यही रीजन, और ये हम देख चुके हैं कि ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस कितना है। एंड मालियन जो जनता है हैज स्ट्रगल टू कंटेन JNIM एंड इट्स राइवल द इस्लामिक स्टेट सहेल प्रोविंस। मतलब जो इस रीजन में एक्टिव है आतंकवादी संगठन, उसको नहीं कर पा रहे हैं वो कंटेन, मालियन जनता। एंड रशियाज वैगनर एंड पैरामिलिट्री ग्रुप एंड इट्स सक्सेसर जो है अफ्रीका कॉर्प्स प्लस रशियन आर्मर एंड ड्रोन्स हैव हेल्प द जनता सिंस 2021। एंड रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि मिलिट्री गवर्नमेंट हैज सीज्ड कंट्रोल ऑफ मालीज लार्जेस्ट गोल्ड माइन। जो मिलिट्री गवर्नमेंट है ना, जो रशिया के थ्रू वहां पे एस्टैब्लिश की गई है, तो उसने कंट्रोल कर लिया सबसे बड़ा जो गोल्ड माइन साइट है। ओके, ये भी पूछ सकते हैं स्टेट PCS में, जो कई रीजन में ही है। पहले ये कैनेडियन जाइंट बैरिक माइनिंग के पास था, क्या नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन एक इशू होगा, कोशिश करता हूँ, लाउलो गोउन कोटो, ठीक है। तो यही है पूरा। अब आपके लिए क्वेश्चन है 4th। आते हैं REITS कह लो, या इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड दूसरा है इनविट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन इंडिया। ये न्यूज में है, और मुझे की कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए समझाना है, इकोनॉमिक्स फॉर प्रीलिम्स स्पेशली लिखा है कि देयर कंबाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट जो वैल्यू है ना वो क्रॉस 9 लाख करोड़, बहुत ज्यादा है इन लास्ट 9 years अकॉर्डिंग टू। और कहा जाता है कि बाय 2030 ये 25 लाख करोड़ हो जाएगा। अभी जितनी वैल्यू है 5 साल में इतना हो जाएगा।
अब हम समझते हैं क्या होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये एक कंपनी है दैट ओन्स, ऑपरेट्स और फाइनेंसेस इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। ठीक है, ऐसा कंपनी है जो कि ऑन करता है, ऑपरेट करता है या फाइनेंसेस जो है इनकम जनरेटिंग जो रियल एस्टेट है उसमें इन्वेस्ट करता है। ओके, और किससे लेता है? लोगों से। अब देखो कि कैसे, जो आम पब्लिक है, इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू पुल मनी एंड इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स। मतलब लोगों से मनी पुल कर रहा है एंड इन्वेस्ट कर रहा है इन रियल एस्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब इन्वेस्टर को क्या फायदा है कि अर्न रिटर्न्स मेनली थ्रू रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके, इन इंडिया जो ये है आर रेगुलेटेड बाय REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ना सेबी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो ये किस पर्पज से ये ट्रस्ट बनाए गए ये समझना है, लोगों का क्या फायदा है, एंड देन कौन रेगुलेट करता है? सेबी। देन वी हैव अनदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका क्या काम है? वो था रियल एस्टेट के लिए, ये है अदर देन रियल एस्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मतलब मनी पुल करता है, इकट्ठा करता है आम लोगों से, इन्वेस्टर से, लाइक रोड्स, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, इन सारी चीज। दे हेल्प डेवलपर्स मोनेटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड प्रोवाइड स्टेबल रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। इसको भी सेबी रेगुलेट करता है, ये मुझे समझाना है इंपॉर्टेंट। जो इनविट्स पे जो इनकम आता है ना वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, बट जो एक तो हुआ इनकम आना और एक होता है डिविडेंड आना। तो डिविडेंड इज टैक्सेबल, बट जो इनकम है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। द सेकेंड थिंग इज, इसको देखते हैं कि क्या इनकम यहाँ पे टैक्स किया जाता है। यस, REITs में रियल एस्टेट वाला जो है उसमें इनकम जो है वो टैक्सेबल है, एंड डिविडेंड जो है वो डिपेंड करता है SBB टैक्स रेजिम पे। तो इंडिया में क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इंडिया में क्या है ना कि इन्वेस्टर लेवल पे ही इसको टैक्स कर लिया जाता है, मतलब कि ये भी टैक्स किया जाता है, बट डिपेंड करता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल रेजिम कैसा है कंट्री का। तो इंडिया में इन्वेस्टर लेवल पे ही कर लिया जाता है, डबल टैक्सेशन ना हो। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मुझे कहना है आप लोगों से, जो भी इस पूरे इनिशिएटिव का नोट्स बना रहे हैं, करेंटली का, डायमेंशन फैक्ट्री का या कोर्ट्स वाला, अगर पहले दिन से बनाया है तो प्लीज मुझे DM करो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम ID है @Ramanath Junior। ठीक है, या मुझे बताइए आपने जो बनाया है वो PDF शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं देखूंगा। मुझे जरूरत है कि और बच्चों को कैसे उसका फायदा हो सके। 1 अगस्त से मैं बात कर रहा हूँ, या जहां से भी आपने शुरू किया, अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो प्लीज शेयर इट विथ मी। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब मैंने बोला इनविट्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और कहाँ टैक्सेसेबल है, कहाँ एग्जेम्प्टेड है, इसको भी ध्यान में रखना। और इसी से ये क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन है 2024 का आई थिंक, या 5 का, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, 5 का ही है। ओके, आते हैं लास्ट जो आर्टिकल है आज का, कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स। ठीक है, एक्सपेंडिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग। ये आपको बस समझना है कि इसकी नीड क्या थी, कि मतलब कि रूल को लाया गया एंड किसकी भागीदारी बढ़ेगी, इससे किसको इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले क्या था कि मॉनिटरिंग करना एनवायरमेंटल जो चीजें हैं और ऑडिट करना वो था CPCB के पास, SPCB के पास एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज के पास, ये रेगुलेट करते थे। अब क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, एक तरह का रिफॉर्म है। ठीक है, समरी क्या है? एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स जो है, न्यू रूल है, इंपावर करना प्राइवेट एजेंसीज अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू एक्ट एज अक्रेडिटेड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स, मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स, सिमिलर टू जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो ऑडिट करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर करना इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट्स कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशन। अब ये बॉडी जो ना, प्राइवेट प्लेयर्स भी अब उसको एक तरह से कंप्लायंस कर रही है, ये सब पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगी। ठीक है, देन एड्रेसिंग डेफिसिट, द स्कीम एम्स टू इंप्रूव ओवरकम मेन पावर। और एक और चीज है कि इन जो सरकारी बॉडीज हैं, गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, इनके पास मेन पावर का इशू सबसे बड़ा इशू होता है। प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेगा, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा, इसीलिए भी एक रिफॉर्म हो रहा है। एक तो उनको इंक्लूड किया कि वाइडर स्कोप कर दिया ऑडिटिंग का, मॉनिटरिंग का, प्राइवेट प्लेयर्स को लाने से। दूसरा, मेन पावर वाला जो इशू है, फंड वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, ये भी एक तरह से एड्रेस किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, नाउ देन द थर्ड थिंग इज ग्रीन क्रेडिट रूल्स की बात की गई है। ऑडिट्स विल आल्सो बी लिंक टू ग्रीन क्रेडिट्स फॉर सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर इको फ्रेंडली एक्टिविटीज। मैं स्पेशली इसके लिए बात करूंगा। वाइडर स्कोप है, नियरली एवरी कंपनी इन इंडिया विल नीड टू अकाउंट फॉर इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन एमिशन। इस तरह से इसका स्कोप ये बढ़ गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को, एंटिटी को लाने से अब हर कंपनी एक तरह से अकाउंटेबल होगा। अब उसको अपने कार्बन एमिशन का जवाबदेही देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो। ठीक है, सिग्निफिकेंस पता ही है कि क्या है इसका, कि स्ट्रिक्टर प्रोफेशनलाइज्ड होलिस्टिक मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस। मतलब कंपनी जो कार्बन एमिट कर रही है ना उसमें कंप्लायंट है नहीं है, वही है ना सबसे बड़ा चीज हमें मॉनिटर करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि कोल से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है, या थर्मल पावर से रिलेटेड है, तो वहां पे मेजर पॉल्यूशन मतलब कि जनरेट होता है, तो उसको ये नोटिस करेंगे। देन वी हैव ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये क्या है ग्रीन क्रेडिट रूल्स? तो 2023 में नोटिफाई किया था हमारी मिनिस्ट्री ने, जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक एनवायरमेंटल बेनिफिशियल एक्टिविटीज। तो
इंसेंटिवाइज करता है कि आप ना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है ना, या इन्वायरमेंटल जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज है वो आप लो, ठीक है। और इसके स्कीम के अंदर क्या है कि पीपल और कंपनीज कैन अर्न ग्रीन क्रेडिट्स फॉर एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, ये सब करने से आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, एंड इस क्रेडिट को आप ट्रेड कर सकते हो, मीनिंग दे कैन बी बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट लाइक कार्बन क्रेडिट्स। द आइडिया इज टू क्रिएट एन इकोनॉमी वेयर कंप्लायंस एंड सस्टेनेबिलिटी जनरेट फाइनेंशियल वैल्यूज। ठीक है, समझ गए इस रूल का क्या रीजन है। एक तो प्राइवेट प्लेयर्स लाया, वो ऑडिट करेंगे, मॉनिटर करेंगे अलॉन्ग विद द जो स्टेट वाले, रिप्लेस नहीं किया, ऐड कर दिया उनको कि सीपीसीबी एसपीसीबी तो है ही, उसके साथ साथ प्राइवेट ऑडिटर्स भी हमारे पास अब होंगे इस रूल के बेसिस पे। ऑल्सो जो मेन पावर वाला इशू है उसको भी एड्रेस किया जा रहा है, एंड इनहेंस करना जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है जैसे ग्रीन क्रेडिट रूल्स है, इसको भी इसके थ्रू जो है प्रमोट किया जाएगा। गेटिंग? तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये रूल। आपको पता है ना कितना सारा रूल्स है एनवायरमेंटल रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उस हिसाब से करंट में है तो आप इसको जरूर देखना। तो आज का यही है, 5th आर्टिकल आपको पता ही है, एंड आज मैंने ना प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए, आपको प्रीवियस ईयर ही करना है, एंड मैंने अच्छे से प्रीवियस ईयर के बारे में सब बताया, तो आपको आंसर पता होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं बता ही देता हूँ कि इंडोनेशिया जो है ना इस पहले क्वेश्चन में फुल मेंबर जो ब्रिक्स का वो बनता है 2025 में, और ये हुआ समिट 2024 में, तो ये तो होगा नहीं और बाकी दो सही है। ठीक है, तो 1-3 होगा, फर्स्ट का सी। सेकेंड का फोर्टालेजा डिक्लेरेशन जो है वो ब्रिक्स के लिए है, 2014 में हुआ था ब्राजील में, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया था, CRA, एंड देन वी हैव द सेकंड वन इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, द थर्ड वन इज फर्स्ट ब्रिक्स समिट रियो डी जेनरियो में नहीं हुआ है, ये रशिया में हुआ था, तो ये गलत है स्टेटमेंट। एंड तब 2014 में जो है ना ग्रुपिंग जो ब्रिक्स में लेटेस्ट जो इंक्लूजन हुआ था साउथ अफ्रीका का ही हुआ था 2010 में, एक्सपेंशन 2023 में उसके बाद हुआ, मतलब उसको इनवाइट किया गया, 24 में 4 नए मेंबर आए, एंड देन फिर 25 में इंडोनेशिया एज अ 5th मेंबर जुड़ा, तो अभी 10 मेंबर बॉडी है। देन ये चैड वाला जो है ना, इन सुहेल रीजन जो सहेल रीजन की कंट्रीज है ना, वहां पे आपको मल्टीपल टाइम्स कू दिख रहे थे, वहां पे कू हो रहे थे, तो ये इस रीजन की वजह से न्यूज में था। एंड इसका तो हमने डिस्कशन कर ही लिया, और इसका आंसर ये है कि पहली बात है कि इनविट्स में इन्वेस्टर जो है ना टैक्स एग्जेम्प्टेड है, बट डिविडेंड पे टैक्स लगता है, एंड व्हेन इट कम टू REITs तो दोनों पे टैक्स लगता है। ओके, एंड इसको सेबी करता है, इन्फोर्स जो है ना सेबी करता है, सैफरेसी जो एक्ट है, सारफेसी कहते हैं ना, हाँ सारफेसी एक्ट के अंदर नहीं है, सेबी करता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, उस हिसाब से देख लो, ये सी है, यही आंसर है इसका। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग अपने आंसर्स लिखना, सबमिट करना, एंड जो है मैं कोशिश करूंगा जितने आंसर्स हैं आज मतलब रिव्यू कर पाऊँ, कल का भी दिन रहेगा, कल संडे है, ब्रेक है। ऑल्सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको इसका फायदा हुआ है तो मैं डेफिनेटली, आप कमेंट करो, अप्रिशिएशन करना है वो करो, अच्छा लगता है, और लाइक करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस वन मोर थिंग, कोट वाला सेगमेंट मैंने डिसाइड किया, अभी मेंस इनरिचमेंट को ऐसे इंक्लूड कर दिया है, इसको मैं बाद में क्या करूंगा, मतलब वीडियो के एंड में क्या करूंगा, कोट वाला सेगमेंट मंडे से फिर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज आपको ब्रेनस्टॉर्म के लिए 2 चीजें दी थी, एक तो एग्जाम्पल को कैसे देखना है एथिक्स वाला, एंड दूसरा हमारा डायमेंशन फैक्ट्री का 14th डे है। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम मंडे को। ओके।